हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टाइस में। कल तक हम लोग पढ़े थे कि जो वैदिक पीरियड है या वैदिक एज है उसमें आर्यों का आगमन भारत में कैसे हुआ। बहुत सारे जो रीजन थियरिस्ट हैं, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, सबका अपना अलग अलग मत है। और उन लोगों ने इनका जो मूल स्थान है, कोई सेंट्रल एशिया बोलता है, कोई बोलता है कि आर्कटिक रीजन से आए, कोई कहता है कि ये जर्मनी के निवासी थे, कोई बोलता है कि ये जो सदर्न रशियन का पार्ट है वहाँ से चल के आए। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये जो बैक्टीरियन रीजन है, यानी जो प्रेजेंट डे ईरान का जो रीजन है, उन सारे रीजन से चल के आर्यों का आगमन हुआ था भारत में। और ये लगभग आपको 1500 BC भारत में आते हैं और वहाँ से फिर अपनी जो ट्रेडिशन है, जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका विकास करते हैं। और माना जाता है कि इनकी जो सोसाइटी थी, जो समाज थी, वो ग्रामीण व्यवस्था थी। ग्रामीण, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो और फिर कैसे कैसे किन किन औजारों का, टूल्स का इस्तेमाल करके, जो खास करके इंडिया का जो गंगेटिक प्लेन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सिंधु के से होते हुए फिर वो गंगेटिक प्लेन में आते हैं। गंगेटिक प्लेन मतलब जो गंगा का तराई क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें आके वो मूलतः बस जाते हैं, रह जाते हैं। और फिर वो वहीं से फिर पूरे भारत में अपना प्रसारित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें बहुत सारे जब आते हैं तो यहाँ वेदों की रचना करते हैं और उनकी जानकारी हमें, जो वेद हैं, खास करके जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे जो ऋचाएँ हैं, हाइम्स हैं, वहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है कि वो उनकी सभ्यता, संस्कृति, जो कल्चर है, जो कैसी मानसिकता के लोग थे, क्या करना चाह रहे थे भारत में, उनका आने का पर्पस क्या रहा था, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम लोग जैसे कि वेदों के बारे में कुछ हम जानकारियाँ प्राप्त कर चुके थे कि ऋग्वेद में मूलतः 1017 थे। उसके बाद फिर और मिलाकर के टोटल उसमें 1028 जो ऋचाएँ हैं, जो श्लोक हैं, वो ऐड किए गए। और उसमें जो 10 मंडल थे, 10 मंडल में जो पहला और जो 10वां मंडल है, इसको बाद में जोड़ा गया। और चारों वेदों में जो ऋग्वेद है उसको सबसे पुराना वेद माना जाता है, अथर्ववेद को सबसे लास्ट का। और ऋग्वेद में ही मेंशन है कि जो यजुर्वेद और सामवेद, उसमें तो रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन अथर्ववेद की वहाँ जानकारी नहीं मिलती है। और इसमें हम लोग धीरे धीरे कुछ पढ़ चुके थे कि ऋग्वेद में कौन कौन सी चीज़ें थी, इनको किन किन पीरियड्स में बांटा गया था। खास करके जो मंत्रा पीरियड है, या ब्राह्मणाज पीरियड है, या फिर कह सकते हैं कि जो सूत्राज पीरियड है, इन सारे चीज़ों को हम लोग कल के वीडियो में, अगर आप नए हैं इस चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, आज के जो सेशन है इसमें हम लोग शुरू करते हैं कि फिर वेदों के बाद जैसे बहुत सारे जो ब्राह्मणों की रचना की गई थी। ठीक है, ब्राह्मण यहाँ कहने का मतलब जो हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, जो कम्युनिटी है, वो नहीं, वो लेटर वैदिक पीरियड में भले ही चल के जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, और उसी से निकल के फिर जो जाति व्यवस्था है भारत में, पूरे भारत में फैल जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखना है। और होमलैंड्स ऑफ आर्यंस की सबसे मान्यता प्राप्त या जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थियरी है वो ये है कि वो यूरेशिया से चल के आए थे। यूरेशिया मतलब जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, रसिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, और यूरोप का जो एरिया है, वहाँ से चल के वो लोग भारत में आगमन हुआ। और ये जो रूट है हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्लैक सी है, ऐसे चल के हो सकता है कि आए हों। ये हिंदू कुश जो पर्वत है, इसको पार करने के बाद, या जो ये बैक्टीरियन प्लेटू है, यानी प्लेटू ऑफ ईरान है, यहाँ से चलने के बाद धीरे धीरे भारत के जो इंडस रिवर है उसके किनारे बसते हैं। फिर वहीं से फिर जो गंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, इसमें वो आपको प्रवेश कर जाते हैं। और यहीं से फिर अपने धीरे धीरे जो सभ्यता संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम करने लगते हैं। यहाँ जैसे मानते हैं कि जो वेद है वो अपौरुष से है। अपौरुष से मतलब इसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, बल्कि इसको सुना गया है ईश्वर के द्वारा। अब कोई भी बुक लिखा जाएगा, कोई भी किसी भी शास्त्रों का अगर संकलन किया जाएगा तो कोई मनुष्य ही लिखेगा उसको। अब ये कैसे, कौन सुनाया था इन सारी चीज़ों को, और कौन इसका एक किया। और वेदों की रचना का जो कालक्रम है, कालक्रम पर भी बहुत सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है कि ये 1500 BC के लगभग लिखे गए, या 1000 के BC के लगभग लिखे गए, या लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है। वो डेट जो है वेरी करता है, क्योंकि जो तीनों चारों जो वेद हैं, उन वेदों की रचना भी जो हुई है वो एक साथ नहीं हुई है, वो अलग अलग डेट में, अलग अलग कालानुक्रम में हुई है। और इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यंस का जो माइग्रेशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो एकाएक नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ, वो धीरे धीरे करके यहाँ माइग्रेट होते गए और यहीं रचते बसते चले। तो ये है
और बहुत सारे थियरिस्ट का अपना अपना मानना है कि वो कब आए। जैसे सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे कि अब जैसे मान लीजिए सेंट्रल इंडिया राजवली पांडे साहब बोलते हैं, कश्मीर एल.डी. काला साहब बोलते हैं कि नहीं, इनका जो मूल निवास स्थान था वो कश्मीर में ही था। बहुत सारे जैसे सेंट्रल एशिया मैक्स मूलर बोलते हैं, मैक्स मूलर की बात ही सर्वमान है अभी तक के इतिहासकारों में, जो कि हमें एनसीईआरटी में या और सारी जगहों पे पढ़ाई जाती है या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, यही सर्वमान है। लेकिन इतने जितने भी जो थियरिस्ट हैं, रीजन थियरिस्ट हैं, इन लोगों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। तो सबका अलग अलग अपना ओपिनियन है। सबने किताब में बीजी तिलक तो बोलते हैं कि आर्कटिक रीजन से चल के आए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक है, ये बोलते हैं कि आर्कटिक रीजन से चल के आए, वहाँ से आके भारत में प्रवेश किए थे। तो क्या है, अब जो नेहरिंग साहब बोलते हैं कि वो आपको जो सदर्न रसिया का जो पार्ट है वहाँ से चल के आए। तो सबका अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान यही है कि ये सेंट्रल एशिया या फिर यूरेशिया से चल के भारत में आए, फिर यहाँ आके वेदों की रचना की है, ब्राह्मणों की रचना की है, अर्नाइक्स मतलब जो और भी किताबें संहिताज लिखे गए थे उनकी रचना की है, और यहाँ एक बजाते धीरे धीरे कम्युनिटी का, सोसाइटी का निर्माण करना शुरू कर दिए। और ये सारी चीज़ें हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। तो ये भी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत उन्नत सभ्यता है, और जैसे ही उसका डाउनफॉल होता है उसके बाद ये सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता या वैदिक एज, वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। और ये जो वर्णाश्रम है, वर्ण व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं कि जो चार आश्रम की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस चीज़ को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ब्राह्मणास। अब जैसे जैसे ही वेदों की रचना होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी जो ब्राह्मणाज हैं वो वेद को ही सपोर्ट करते हैं, वेद की बहुत सारी बातें हमें बताते हैं कि वेदों में क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उसको कैसे समझा जाना चाहिए, उसके जो गायन्स हैं, जो हाइम्स हैं, उसको किस रिदमिक तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से उसको गाया जाना चाहिए। खास करके जब सेक्रीफाइसेस दे रहे हों, यानी जो बलि दिया जा रहा हो उस समय, या यज्ञ यानी जो यचना किया जाता है यानी यज्ञ किया जाता है, उस समय उसका उद्गान या उद्गायन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें ब्राह्मणोज में, अर्नाइक्स में समझने को और देखने को मिलेगी। तो ब्राह्मणाज आर मैसी प्रोज टेक्स्ट, ये भी प्रोज टेक्स्ट ही है, विच कंटेन स्पेसिफिकेशन ऑन द मीनिंग ऑफ द हाइम्स। यानी हाइम्स का क्या मतलब है, यानी जितने भी जो श्लोक्स हैं, ऋचाएँ जो आपको निर्माण किया गया है, जितने भी जो वेद हैं उसका मीनिंग बताता है कि उसमें क्या क्या उसका मीनिंग्स हैं या क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। गिव परसेप्ट्स फॉर देयर एप्लीकेशन, रिलेट द स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन इन कनेक्शन विद सैक्रिफाइशियल राइट्स, ठीक है। कि जब तक जो खास करके बलि जो प्रथा है, यानी जब बलि दिया जा रहा हो, जो बलि का जो रिचुअल्स या जो कर्मकांड किया जा रहा हो, उस समय कौन कौन से गाने या कौन कौन से जो हाइम्स हैं, ऋचाएँ हैं, उसका उद्गान किया जाए या उसको पढ़ा जाए, या उसको जो भी करने वाले जो लोग हैं, यज्ञ में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं, उनको सुनाया जाए, और उसकी विधि क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, और उससे कौन कौन से स्टोरीज, कहानियाँ जुड़ी गई हैं। तो पूरे वैदिक पीरियड में कहानियाँ ज़्यादा सुनने को मिली। कहानियाँ मतलब कहानी जो है वो पद के रूप में होंगे, गद्य के रूप में ना हो करके, यानी जो स्टोरी, जो कहानी है, नॉवेल या ड्रामा, ऐसा ना हो करके वो पद के रूप में, यानी कविताओं के रूप में, गानों के रूप में, ऋचाओं के रूप में, श्लोक के रूप में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेन द सीक्रेट मीनिंग ऑफ द लेटर, और आखिर बलि प्रथा जब जो सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स कर रहे हैं उसका सीक्रेट मीनिंग क्या है, आखिर कौन कौन से लोग हैं जो सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं बलि प्रथा में, जो सेक्रीफाइशियल आपको जो रिचुअल्स हैं, राइट्स है, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और उसका उनको लाभ क्या मिलेगा, ये सीक्रेट चीज़ इन सारे मंत्रों में, ऐसा इन लोगों का मानना है कि बलि प्रथा मतलब पशुओं की बलि देना, यज्ञों में खास करके, या कहीं कहीं नर बलि भी, ऐसी भी अभी प्रेजेंट टाइम में भी खास करके जो कामाख्या मंदिर है, या जो असम का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ कभी कभार न्यूज़ में सुनने को हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि नर बलि भी दिया जाता है। या बचपन में हम लोग सुनते थे कि कहीं बड़ी चीज़ें बन रही हो तो वहाँ नर बलि चढ़ाया जाता है। तो ये तो एक मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से तो एक कुप्रथा ही हो गई कि नर बलि क्यों दें, पशु बलि क्यों दें। तो अब होता है अभी, लेकिन बहुत कम हो गया है। द ब्राह्मणाज बिसाइड्स एक्सप्लेनिंग एंड कमेंटिंग ऑन द वैदिक हाइम्स also contains life stories of certain persons referred in the Vedic text। इनका और काम क्या है कि वैदिक टेस्ट में अगर किसी व्यक्ति के बारे में, कोई एक कैरेक्टर के बारे में वर्णन है, तो उसका भी ये
गुणगान करते हैं ब्राह्मणों में ऐसा। यानी वैदिक टेस्ट में मान लीजिए कि जैसे इंद्र हैं, जैसे रुद्रा हैं, या जितने भी जो उसमें जो डीटीज हैं यानी जो देव हैं, देवताएं हैं, उनका अगर गायन कोई किया गया है तो उनके कैरेक्टराइजेशन भी करने का काम ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। माइंडेड ब्राह्मण्स मतलब जो बुक्स लिखे गए और कौन कौन से बुक्स थे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ब्राह्मण्स एक्सप्रेस द ब्राह्मणास एक्सप्लेन्स द वेदास, एवरी वेदा हैज इट्स ब्राह्मणास, यानी प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण्स हैं। यानी ब्राह्मण का रचना हर एक, जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि जो यजुर्वेद का जैसे कृष्ण अजुर्वेद, यानी जो कृष्ण अजुर्वेद कह सकते हैं, फिर या शुक्ल अजुर्वेद, कृष्ण मतलब जो ब्लैक अजुर्वेद एंड शुक्ल यानी काला और गोरा कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है कि सारे वेद के अपने अपने ब्राह्मणाज की रचना किया गया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमें है कि अर्णयक्स किसको बोले। अर्णयक का एक जो लिटरल मीनिंग क्या होता है, अर्णयक मतलब जंगल, अर्णय मतलब जंगल होता है। यानी जंगलों में रह करके किन किन शास्त्रों का, किन किन चीज़ों का रचना किया गया है उसके बारे में, और उसमें क्या कंटेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अर्णयक्स आर द कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ द ब्राह्मणास, इट डज नॉट ले मच स्ट्रिक्ट ऑन राइट्स, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। यानी ब्राह्मण जितने भी जो शतपथ ब्राह्मण या और भी जो ब्राह्मण जिसकी रचना की गई, उसका लास्ट पार्ट अर्णयक यानी अर्णक्यास इसमें ऐड किए गए। और ये क्या करते हैं कि जो सेक्रीफाइशियल जो राइट्स है, रिचुअल्स है, उसका ये लोग विरोध करते हैं, उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। क्या करते हैं कि इट डज नॉट ले मच स्ट्रिक्ट ऑन राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। जैसे ब्राह्मणों में तो पता चल जाए कि जो सेक्रीफाइशियल राइट्स है, रिचुअल्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ब्राह्मणों में। लेकिन अर्णयाकाश में ये अस्टिस नहीं देते हैं कि जो पशु बलि है या फिर आपको जो नर बलि है या यजनाज में जितने जो परफॉर्मेंस किए जाते हैं उस पर ज़्यादा अस्टिस नहीं, ये थोड़ा ठीक ठाक कह सकते हैं। लिटरली इट मीन्स जंगल, यानी अर्णय मतलब जंगल। इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, अर्णय मतलब जंगल। प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉरल साइंस एंड फिलोसफी। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन क्या, मोरल साइंस यानी जो नैतिक विज्ञान है, नैतिक साइंस है, या फिर जो दर्शन शास्त्र है, उस पर हमें कुछ कुछ जानकारियाँ इनसे प्राप्त हो जाती है। तो ये नेक्स्ट में हमें सीखने को मिल जाएगा। प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ हर्मिट्स एंड सेंट्स हु लिव्ड इन द जंगल्स, यानी बहुत सारे ऐसे जो ऋषि महर्षि साधु संत जो जंगलों में रहा करते थे, अर्नेक जंगलों में रहा करते थे, उनके बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, और वो क्या टीचिंग्स देते हैं लोगों को या आम जनमानस को, उसके बारे में जो अर्णयक्स इनसे हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। गिव्स स्ट्रेस ऑन द मेडिटेशन, इनका मेन स्ट्रेस कहाँ रहता है, मेडिटेशन पे, यानी ध्यान पे। यानी जो योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, तो मेडिटेशन पे ये फोकस ज़्यादा करते हैं। यानी इनका जो सेक्रीफाइशियल कह सकते हैं कि जो सेक्रीफाइसेज है उस पर स्ट्रेस न होकर के आप फिलोसॉफी पे, जो मॉरल साइंस है या फिर फिलोसॉफी है या फिर मेडिटेशन है, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं अर्णयाक। क्योंकि जो ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी हैं, वो जंगल में रह के तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को जरूर हमें बताते हैं। प्रोटेस्ट द सिस्टम्स ऑफ यजनास, यानी इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्राह्मणों में या वेदों में जो यजना की जो पद्धति है, यानी यज्ञ करने की जो पद्धति है, उसका ये जो अर्णयक से प्रोटेस्ट करते हैं कि यह करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यह करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये इन अर्णयक्स में ही सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादा फोकस यही तो है कि रिचुअल्स पे फोकस नहीं करते हैं। चाहे आप यज्ञ करो या पशु बलि करो, सेक्रीफाइसेस करो, उस पर इनका फोकस नहीं है, बल्कि इनका फोकस ये है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मॉरल साइंस का अध्ययन करो, या फिलोसॉफी जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें जैसे मेटाफिजिक्स आ जाएगा उसमें, या फिर ये संसार कैसे बना, कैसे रचना किया गया। फिलोसॉफी का वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्लस जो ये इन्वर्स क्रिएशन का जो बात है, वो लॉजिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। ये थोड़ा सा लॉजिक की बात करते हैं। ये कोई यज्ञ या पशु बलि की निंदा करते हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। ये खुद जो ये ब्राह्मणास के बाद में लिखे गए वाली चीज़ है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आएगा उपनिषद। उपनिषद मतलब इसका लिटरल मीनिंग होता है कि गुरु के समीप बैठे रहना। जैसे हम लोग भी पढ़े हैं तो क्या करते थे कि जब टीचर आते हैं क्लास में तो बच्चे जो हैं खड़े हो जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में, या फिर बच्चे क्या है कि अपना जो दरी बोरा बिछा के नीचे बैठते थे। अब तो मान लीजिए कि बेंच हो गया, स्टूल हो गया, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके जब ऑफलाइन क्लासेज हो रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम में क्या था कि गुरु का आसन होता था, गुरु आते थे या जो टीचर्स थे वो आते थे, अपना आसन पे बैठे, फिर बच्चे अपना उनके नज़दीक ही नीचे अपना चारों ओर बैठ के उनकी बातों को, उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को सुना करते थे। ये सारी जो पद्धतियाँ थी, शिक्षा पद्धतियाँ थी, वो चला करती थी।
लिटरली मीनिंग सत्र, टू सिट नियर मास्टर्स फीट, इन विच गुरु ऑफर्स बैंड ऑफ नॉलेज टू देयर डिसाइपल्स। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि वो गुरु के खास करके उनके नज़दीक ही बैठ जाते थे और फिर जो गुरु है अपना जो प्रवचन है या जो उपदेश है उनको पढ़ाई लिखाई की बातें बताया करते थे। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ तत्व मीमांसा एंड फिलोसफी। इसमें जो तत्व मीमांसा और फिलोसफी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी इसमें जो दर्शन शास्त्र है और तत्व मीमांसा मतलब जितने भी जो तत्व हैं, खास करके जो पंचभूत तत्व बोला जाता है भारतीय दर्शन में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, ये जो 5 तत्व हैं इन्हीं तत्वों से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और जैसे मान लीजिए कि फायर हो गया, एयर हो गया, आपको आग चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसके बाद पानी चाहिए ही चाहिए, भूमि जो है चाहिए, भूमि मतलब जो पृथ्वी या मिट्टी कह सकते हैं उसकी ज़रूरत है ही, और फिर इस स्पेस का ज़रूरत हमें पड़ता है, तभी तो हमारा एग्जिस्टेंस है ना। तो यानी ह्यूमन मैकेनिज्म जितना है, इसका अस्तित्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी जो दर्शन शास्त्र हैं उसके बारे में हमें, या जो तत्व विज्ञान है उसके बारे में हमें जानकारियाँ उपनिषद से मिल जाती है। उपनिषद भी जो है वेदों के लास्ट में ऐड किए हुए आपको चीज़ें हैं, जो रचनाएं हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता। ठीक है, तत्व मीमांसा एंड फिलोसफी दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, यानी इन्हें ही वेदांत भी बोला जाता है। हिंदी में हम लोग जब बोलते हैं इन्हें ही वेदांत भी कहा गया है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रिमिटिव उपनिषद आर बृहद्रणायक एंड छंदोक्य। सबसे पुराने जो हैं बृहद्रणायक हैं और छंदोक्य उपनिषद हैं। तो छंदोक्य एंड बृहद्रणायक 2 उपनिषद हैं जो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पुराने हैं। लेटर उपनिषद लाइक कठ, श्वेत स्वतर हैव बीन रिटन इन पोएटिक फॉर्म्स, यानी जो कठोपनिषद है या श्वेत स्वरार उपनिषद है, इन उपनिषदों को आपको बाद में लिखा गया है और ये पोएम्स के फॉर्म में, यानी पोएटिक के रूप में, यानी कविताओं के रूप में, पद्य के रूप में लिखे गए ये चीज़ें हैं। ब्रह्मा इज द समरी ऑफ फिलोसफी। ब्रह्मा इज द समरी ऑफ फिलोसफी विच इज द ओनली ट्रूथ इन द वर्ल्ड। इसको बोला जाता है ना कि ब्रह्म ही सत्य है। तो फिलोसफी में ऐसा मानना है, खास करके इंडियन फिलोसफी में, कि जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म जो शब्द है, जो ब्रह्म है, जिसने पूरे इस यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, जिसका अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उस ब्रह्म से ही है, हाँ वही सत्य है, ऐसा मानना है जो इंडियन फिलोसफी है उसका। जैसे मान लीजिए कि अभी जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल साइंटिफिक थियरी क्या है, बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग में जो हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन अभी की सबसे की उससे छोटा जो तत्व है नहीं मिला है, यानी बिग बैंग के जो शुरुआती जो मॉलिक्यूल्स थे, शुरुआती जो एटम्स थे, वो हिग्स बोसॉन थे, यानी हिग्स और बोसॉन 2 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे रखा गया है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो तत्व विज्ञान है या जो फिलोसफी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी हमें जो उपनिषद में देखने को मिल जाता है। और उपनिषद पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र ही है, जो कि वेदों पे आधारित है, वेदों में जो ज्ञान आधारित है उसको सिंप्लीफाइड तरीके से उसको लास्ट में जोड़ा गया या उपनिषद लिख करके उसको समझाया गया। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है और वेदांत दर्शन ही भारत में चलता है। खास करके जो आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी वो वेदांत में ही विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जो उपनिषद हैं वही ठीक हैं, यानी वो वेदों को भी नकार देते हैं और बोलते हैं कि उपनिषद ही सर्वोपरि है, उपनिषद या जो वेदांत हैं वही सर्वोपरि है। ऐसे जो आर्य समाजी जो लोग होते हैं उनका, यानी उनके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है या जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। लेकिन जो तत्व मीमांसा है, जो तत्व विज्ञान है या जो दर्शन है, उन सारी चीज़ों पे उनका फोकस जरूर रहता है। यानी जो ब्रह्म इज द समरी ऑफ फिलोसफी विच इज द ओनली ट्रूथ इन द वर्ल्ड, मेनली केन, कथ, प्रश्न, मुंडके, यानी ये जो केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ये जो उपनिषद हैं मेन रूप से यही है। इसके पहले भी बृहद्रणायक एंड एक और देखे थे वो प्रिमिटिव एज में, प्रिमिटिव मतलब पहले लिखे गए थे। मंडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, कौशिकी, श्वेत स्वरा, बृहद्रणायक, यानी मंडुक्य, ये क्या है, मुंडके उपनिषद एंड मंडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय,
कौशिकी, श्वेत सौर, बृहदारण्यक, ये जितने भी जो उपनिषद हैं इनका नाम है, याद रखें। सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद, यानी जो सत्यमेवते जो टर्म है ये बार बार पूछता है खास करके वन डेयर्स में कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जय होती है, ये जो स्लोगन है, ये जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद, उसको हिंदी में मुंडको उपनिषद कहते हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नॉलेज अवार्ड सल्वेशन सेज उपनिषद, यानी उपनिषद में ऐसा मानना है कि जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मोक्ष की प्राप्ति का खास करके इंडियन फिलोसफी में भक्ति, योग और ज्ञान, 3 मार्ग हैं, 3 मार्ग ही हैं कि भक्ति कीजिए, किसका भक्ति करेंगे, जो अपने आराध्य देव हैं उनका भक्ति कीजिए, तो भक्त लोग भक्ति करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद कोई योग करता है, योग करने से हम बताते हैं कि योग भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हुआ जा सकता है। अब ये मोक्ष क्या होता है, ये भी एक जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि एक जो मोक्ष का कंसेप्ट क्या है। तो इंडियन फिलोसफी में, इंडियन दर्शन में वो चीज़ें समझ में आ गई कि मोक्ष का मतलब है कि जो जीवन मरण का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाना, ठीक है, जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाना, उसी को मोक्ष कहा गया है भारतीय दर्शन में, ठीक है। यानी फिर से बार बार जैसे कि इंडियन फिलोसफी का जो एक प्रसिद्ध चीज़ चलता है कि 84 लाख योनिज होते हैं, योनिज मतलब आपका लाइफ साइकिल होता है, उस साइकिल में मनुष्य फंसा रहता है, और मनुष्य जब इस फॉर्म में, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आता है, तो इस फॉर्म में आके वो सल्वेशन को, यानी जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी जानकारियाँ हमें जो उपनिषद हैं, यानी जो तत्व विज्ञान या जो दर्शन शास्त्र की जानकारियाँ यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है कि मोक्ष कैसे मनुष्य को मिलेगा, तो ज्ञान के थ्रू, यानी जो ज्ञान मार्ग के थ्रू, भक्ति हो गया, योग हो गया, ज्ञान हो गया, यानी तीनों में से कोई एक मार्ग अपना लेते हैं तो भी आपको खास करके जो और इसी में देखेंगे कि बहुत सारे वेदांती जो है मानते हैं, खास करके अब स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो जो कर्म योग है, कर्म योग पे वो फोकस करते हैं, और जो बुद्धिज्म है वो भी कर्म योग पे फोकस करता है कि आप अच्छा कर्म करो, ठीक है, अच्छा मानिए जो योर एक्शन शुड बी गुड वन, अच्छा कर्म करो और उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा वो ठीक होगा, ठीक है। और ऐसे जब अच्छे कर्म आपके बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपकी जितनी जो बुराइयां हैं, जो एविल्स हैं या इल हैबिट्स हैं, वो खत्म होते जाएंगे। फिर आप एकदम विशुद्ध रूप से जो मनुष्य होना चाहिए, जैसा होना चाहिए आपके अंदर, जो पैसन हो, कंपैशन हो, लव हो, काइंडनेस हो, ये सारी जो गुण है एक मनुष्य के अंदर जो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर अपना शुरू हो जाएगा, विकसित होना शुरू हो जाएगा। फिर एक आप अच्छा मनुष्य बन जाओगे और धीरे धीरे करके आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाओगे, ऐसा मानना बहुत सारे फिलोसफी। अभी तो बुद्धिज्म, जैनिज्म जब आएंगे, जब सांख्य दर्शन हम लोग जब पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को हमें मिलेंगे। अब यही समझेंगे कि एक ज्ञान मार्ग के थ्रू भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उपनिषद में बताया गया, उपनिषद का मानना है। ओल्डेस्ट पॉसिबिलिटी नरसिंह पर्वतपाणी, ठीक है। लेटेस्ट पॉसिबिलिटी एलोपनिषद अकबर सरेन। जैसे माना जाता है कि जो नरसिंह क्या है, नरसिंह पर्वतपाणी है, यानी आप कहानियों में भी सुने होंगे कि जो नरसिंह का अवतार था, तो वो अब उसको तो विष्णु का अवतार बता दिया है कि विष्णु ने एक नरसिंह अवतार भी लिया था। जैसे इंडियन फिलोसफी के हिसाब से, इंडियन पुराणों के हिसाब से अगर देखा जाए, विष्णु पुराण के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ हमें मिल जाएगी। और लेटेस्ट अगर देखा जाएगा, खास करके जो अकबर के रेंज में क्या था, अकबर के शासन में, कि एलोपनिषद उसी का मतलब जो नाम दे दिया गया था, जो उपनिषद लिखा जाता था उसको, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। वेदाज एंड देयर ब्राह्मणज। अब हमें मिलेगा कि जो वेद हैं उनके कौन कौन से ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। यानी वेदों की जब रचना की जा रही है तो साथ साथ ब्राह्मणाज भी लिखे गए। आपको ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, या बहुत सारे वेदांग लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, और फिर उपनिषद से फिर वेदांता जिसको कह सकते हैं। ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्य एंड कौशितकी, ठीक है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यना एंड कौशितकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं कि ऋग्वेद में आपको ऐत्रेय, सांख्य, कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मणाज हैं, ठीक है। सामवेद में कौन है, तांड्या, पंचवीस, सदावीस, जैमिनिया, ठीक है। सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण्स हैं, तांड्या, पंचावीस, सदावीस एंड जैमिनी। जैमिनी ब्राह्मण है, सदावीस या फिर क्या है, पंचावीस या तांड्य ब्राह्मण जिसको कह सकते हैं।
ओ। और यजुर्वेद में क्या है? कस्थका, कपिलास्तिका, मैत्रेयाणी, तैत्तिरीय, शतपथ। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, मैत्रेय ब्राह्मण है, मैत्रेयाणी, तैत्तिरीयाणी एंड शतपथ ब्राह्मण आपको यजुर्वेद में मिल जाएंगे। और अथर्ववेद में क्या है? गोपथ एंड ब्राह्मण। अथर्ववेद में दो ही हैं, गोपथ एंड ब्राह्मण। ये सारे जो इंपॉर्टेंट आपको ब्राह्मणाज हैं, खास करके किन किन वेदों से रिलेटेड हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन से जो ब्राह्मण्स हैं वो किस वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और फिर इसको एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, या फिर जब नोट बना रहे हैं तो उसमें हम अच्छे तरीके से उसको नोट में बनाते जाएं, लिखते जाएं। अब स्मृति लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं। ये तो अभी श्रुति लिटरेचर चल रहा था कि श्रुति मतलब जो सुन के चीज़ें जो लिखी गई, बताइए सुन जो अब किसने सुनाया, कोई बताता नहीं, कोई बोलता है कि जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ही बोले प्रजापति को दिए, ये सारी चीज़, प्रजापति दक्ष। ठीक है, लेकिन शिव पुराण में जो रेफरेंसेज है वो अलग मिलते हैं, विष्णु पुराण में अलग मिलते हैं, गरुड़ पुराण में अलग मिल जाते हैं। सभी जगह थोड़ा थोड़ा कंट्राडिक्शन, जब सबका मतलब कंपैरेटिव स्टडीज़ किया जाएगा तो ये थोड़ा थोड़ा कंट्राडिक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। कोई बोलता है कि शिव सबसे पुराने हैं, कोई ब्रह्मा को ही मानता है कि ब्रह्मा ने जब पूरी दुनिया को क्रिएट किया तो सबसे पहले तो ब्रह्मा आए होंगे। कोई बोलता है कि नहीं, विष्णु तो पालन करता है, तो सारी चीज़ें विष्णु के अंदर ही हैं। तो फिर विष्णु अवतार, विष्णु पुराण में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो फिर हम लोग देखते हैं कि स्मृति लिटरेचर क्या है। स्मृति लिटरेचर मीन्स स्मृति इज द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डेजिग्नेटेड ऑलमोस्ट द एंटायर बॉडी ऑफ पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर का ही एक बहुत ही क्लासिक, यानी जो पहले रचना जिसको किया गया है उसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल है। स्मृति लिटरेचर जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स, यानी स्मृति लिटरेचर में किन किन विषयों को, किन किन चीज़ों को रखा जा सकता है, या किन किन चीज़ों को, किन किन विषयों को रखा गया है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पहला है द वेदांगाज, यानी जो वेदों के अंग थे जो बाद में जोड़े गए। दे रेफर टू सर्टेन ब्रांचेज ऑफ पोस्ट वैदिक स्टडीज रिगार्डेड एज ऑक्सिलरी टू द वेदास, यानी जो वेदों के बारे में बताते हैं वो वेदांगाज हैं, जो वेदों को समझने में मदद करते हैं कि वेद में कौन कौन से ज्ञान है, कौन कौन से नॉलेज हैं। ठीक है, उनको वेदांगाज कहा गया है। द वेदांगाज आर कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 6 हेडिंग्स, नेमली कल्प और द रिचुअल कैनन, इंक्लूडिंग द धर्मशास्त्राज और लीगल कोड्स। पहला क्या हो गया? कल्प शास्त्र। कल्प मतलब जो सूत्राज है, शास्त्राज दिए गए, उसमें क्या क्या है? खास करके जो धर्मशास्त्र हैं, या फिर आपको जो लीगल कोड्स कह सकते हैं, यानी जो लीगल कोड्स, एग्जाम्पल के तौर पे जो मनु संहिता है, या जिसको मनु स्मृति हम लोग कह सकते हैं। और मनु स्मृति के साथ बहुत सारा विवाद भी जुड़ा रहता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या पर्टिकुलर जो उस समय के वर्ग थे, जो वर्णाश्रम में जो सबसे ऊपरी खास करके जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण्स को सपोर्ट करने वाला लिटरेचर है मनुस्मृति। और फिर जो क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं और शूद्रों के बारे में तो एकदम मैंने ऐसा ऐसा चीज़ लिखा गया है उसमें कि जिसका वर्णन करने पे बहुत ही लगता है कि ऐसा कोई कैसे लिख सकता है, जब लिखा गया होगा तब। ठीक है, उसका लीगल कोड्स बना लिए। क्या कर लिए? लीगल कोड से धर्मशास्त्र। अभी भी जैसे मान लीजिए कि धर्मशास्त्रों को लेकर के या गॉड, भगवान, ऐसे जो कंसेप्ट को लेकर के लोगों के मन में ऐसे ही डर बना रहता है कि हम गलत करेंगे तो ये हो जाएगा हम। तो ये जो मॉरल सेंस, एथिक्स, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे देना और दूसरे कम्युनिटी को नीचा दिखा देना या उनके सारे दरवाजे बंद कर देना, ये कतई उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरा क्या है? ज्योतिष और द एस्ट्रोनॉमी। पहला है कल्प, कल्प में जो धर्म सूत्राज हो गए या लीगल कोड्स हो गए। दूसरा है ज्योतिष शास्त्र या फिर एस्ट्रोनॉमी जिसको कह सकते हैं। तीसरा है शिक्षा और फोनेटिक्स। तीसरा शिक्षा या फिर फोनेटिक्स कह सकते हैं, किसी चीज़ का उच्चारण कैसे करना है, उसको कैसे, जो ऋचाएँ हैं उसका फोनेटिक्स क्या है, मीटर क्या है, उसका अध्ययन कैसे करना है, उसको बोलना कैसे है, गाना कैसे है, उसको जब यज्ञ होगा या जो पशु बलि दिया जाएगा तो बड़ा रिदमिक तरीके से उसको गाया जाता है या किया जाता है, तो फोनेटिक्स। चौथा है छंद और मीटर, यानी चौथा में ही आपको जो एक मीटर भी बना हुआ है, छंद जिसको बोला जाता है, छंद को उपनिषद भी है इसी आधार पे। तो कि उसमें एक मीटर, यानी कोई गाना कितने लाइंस का, उसका जितने भी जो मीटर हैं मैच कर रहे हैं या ना मीटर, यानी उसका एक पैमाना दिया गया है किसी भी जो पद है उसका। निरुक्त और एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब जो रूट वर्ड है, यानी किसी भी शब्द का आविष्कार कैसे हुआ है, कोई शब्द कैसे बना है,
इसके बारे में बताया गया है कि कोई शब्द है तो उसका रूट वर्ड कहाँ से आया है, ताकि जो वेद हैं उनको समझने में आसानी हो सके। चौथा है व्याकरण, यानी जो छठा है व्याकरण, यानी आपको ग्रामर, खास करके जो पाणिनि का बहुत जो महाभाष्य उन्होंने लिखा था, ग्रामर का जो बुक लिखा था, वो व्याकरण की जो किताबें थी, वो आपको उसमें पता चलता है कि कोई भी जो संस्कृत के ग्रामर हैं तो जो व्याकरण है वो कैसे काम करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग तो फेमस है कि सीत तीत अंति अमी ऐसे करके जो बोला जाता है, जो संस्कृत के जो रूट है कि जैसे हम लोग सी यूज करते हैं इंग्लिश में वह के लिए, ही यूज करते हैं, जो पुलिंग है उसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी यूज करते हैं, तो स तौ ते तीत अंति अमियावाम ऐसे करके जो सूत्र चलता है, संस्कृत हम 10th में ही पढ़े, भूली हो रहे हैं। निरुक्त और एटमोलॉजी व्याकरण। दूसरा पार्ट है षड दर्शन, यानी 6 दर्शन, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, नेमली न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एंड वेदांता। यानी षड दर्शन यानी 6 दर्शन चलता है, खास करके हिंदू फिलोसफी में अगर देखेंगे, या जो ब्राह्मण फिलोसफी है उसमें जब देखेंगे, उसका नाम क्या है, न्याय दर्शन, न्याय फिलोसफी। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा एंड वेदांता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको षड दर्शन में शामिल है, जो हमें स्मृति लिटरेचर में पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इतिहास या लीजेंडरी और सेमी लीजेंडरी वर्क्स, स्पेसिफिकली द रामायण एंड महाभारत एंड ओपन एक्सटेंडेड टू द पुराणास। लीजेंडरी, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी लिखी गई है जैसे रामायण या महाभारत, जिसको एपिक्स के अंतर्गत, महाकाव्य के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, और जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन है, यानी पर्सनिफिकेशन है, किसी पर्सन के बारे में उसका गुणगान किया गया, उसके बारे में बताया गया है कि वो कितना वीर है, बहादुर है, कितना साहसी है, युद्ध लड़ता है, जीतता है, ठीक है, अपना कम्युनिटी बचाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और पुराणों में भी, खास करके जो विष्णु पुराण में है तो विष्णु के अवतारों के बारे में, विष्णु के कैरेक्टराइजेशन के बारे में, शिव पुराण है तो शिव के आपको कैरेक्टराइजेशन के बारे में है कि वो जो माइथोलॉजी है, जो पुराण है, तो उसके अनुसार शिव का कैसा कैरेक्टराइजेशन है, कैसा कैरेक्टर है उनका, वो कैसे रोल प्ले करते हैं, या उनके एसोसिएट जितने भी और भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पार्वती हों या और भी जो सारी चीज़ें जो लोग हों, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हमें जो इतिहास तो एक्चुअली अगर कह दिया है तो देखिए, लीजेंडरी मतलब एक कैरेक्टर होगा जिसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो या उनके बारे में लिखा गया हो। ठीक है, पुराणास बीइंग अ फेयरली लेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंशिएंट लीजेंड्स, दे आर हेवली कलर्ड विद सुपरस्टिशन। यानी पुराणों में जो अंधविश्वास है बहुत ज़्यादा है, खास करके पुराणों में, कि ये बाद की रचनाएं हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो बाद की रचनाओं में पुराणों को जब जोड़ा गया तो उसमें जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस वगैरह या फिर जो काल्पनिक चीज़ें बहुत सारी जोड़ दी गई। चाहे कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, कैसी ऐसी चीज़ें देखने को एग्जाम्पल्स के तौर पर मिल जाएगा कि जो आजकल का जो साइंस है उसे सीधा नकार देगा। पुराणास रिप्रेजेंट द मोस्ट करप्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। पुराणों में क्या है कि करप्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म का, यानी जो हिंदू धर्म है उसका मोस्ट करप्ट फॉर्म पुराणों में ही मिलता है। कि जब उसमें कैरेक्टराइजेशन बताएगा तब वो समझ में आ जाएगा कि वो कितना धूर्तता है उसमें, कितने भ्रष्टाचार है, या कितना उसको मनगढ़ंत चीज़ें उसमें डाली गई पुराणों में। वेद तो फिर भी कुछ ठीक ठाक है, उपनिषद तो उसका एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है, लेकिन पुराणों तो यही है। दे आर 18 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ये जितने भी जो ब्रह्म पुराण में क्या मिलेगा, ब्रह्मा के बारे में मिलेगा, विष्णु पुराण में विष्णु के बारे में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो 18 पुराणाज हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करें तो बेहतर रहेगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आशा करते हैं आप सब लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, और रिस्पॉन्स आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम और अच्छा सुधार कर सकें इसमें। और आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास से भी बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके मित्र हैं उनको भी बताइए कि अब ऐसी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, कि पूरा का पूरा जो पैकेज है उस पैकेज को धीरे धीरे करके हम एक मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे।
ठीक है, ताकि जो प्रिपरेशन है अभी, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी का आपको सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का, ठीक है, और प्रीलिम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग आ गया है। तो प्रीलिम्स में जैसे एसएससी में 1/4 होता है, यानी 0.025 का नेगेटिव मार्किंग वो आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग आने से क्या होता है कि कंपटीशन आपको कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड तो होगा लेकिन कंपटीशन कम होगा। क्योंकि जब यूपीएससी में आपको अभी इस बार का जो कट ऑफ गया है 113 गया है आउट ऑफ 150, तो एक कट ऑफ बहुत हो जाता है। जैसे यूपीएससी का जो ट्रेंड है कि 45, 50, 55 तक वेरी करता है, 50 to 55 यूपीएससी का ट्रेंड है कि प्रीलिम्स आपका कट ऑफ ना जाता है। ये तो लगभग 70-75% तक आपको चला जा रहा है कट ऑफ, तो ये तो बहुत ही शोचनीय बात है। इसके कारण ये भी बहुत सारे, जैसे पेपर लीक्स हो जाना या बहुत सारे करप्शन होता है, वो भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का इशूज़ है उससे रिलेटेड कि मेरा सही हुआ, बीपीएससी का जो प्रोविजनल आंसर की है उससे मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके अभी 8 प्रश्न गलत किया गया था बीपीएससी में और उसका मार्क्स ऐड किया गया। उसके बावजूद भी कट ऑफ आपको लगभग 113 गया था, ठीक है। तो ये देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन 0.25 नेगेटिव मार्किंग आने से प्रीलिम्स में जो खास करके जो सीरियस स्टूडेंट नहीं होंगे वो लोग पहले ही बाहर हो जाएंगे, और जो सीरियस होंगे वो मेंस। और मेंस में क्या किया गया है कि मेंस में जो पहले जो हिंदी क्वालिफाइंग है, तो हिंदी का जैसे 30% मार्क्स आपको लाना है। उसके बाद फिर आपको मेंस में जो जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 रखा गया है 300 का, और ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया, क्वालिफाइंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। ये अच्छी बात है कि इसको एमसीक्यू कर दिया और क्वालिफाइंग कर दी। क्या होता है कि जो कोई भी किसी भी ऑप्शनल, खास करके जो मैथ्स हैं, अगर मैथ्स हो या जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट में कोई तो पहले ऑफ नहीं करता है, लेकिन जो ऑफ करता है अगर बढ़िया लिखता है तो उसको बहुत, अगर 300 का है तो उसको 250, 200, मैथ में तो 290 तक गया है बीपीएससी में आपको मार्क्स। ऐसा देखने को मिला है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आउट ऑफ 300 290 मार्क्स हैव बीन सिक्योर्ड। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उससे क्या होगा कि जो जितने भी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था, लेकिन क्वालिफाइंग होने के कारण सबको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा और लोग अच्छे चीज़ से माने अच्छे तरीके से अपना, हाँ भले ही वो मल्टीपल चॉइस का हो तो आप अच्छे तरीके से उसका ये कीजिए। और ज़्यादा फोकस अब आपका जनरल स्टडीज़ और जो एसे है 300 मार्क्स का ऑप्शनल के जगह पे एसे को ऐड किया गया है, एसे पे फोकस कीजिए। एसे से क्या होता है कि आदमी का ओवरऑल पर्सनालिटी का, जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शनल है तो ऑप्शनल कोई रट कर भी जा सकता है, खास करके जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हों तो उसमें तो कोई रट के अपना रट्टा मार के कैसे भी करके वो जा सकता है गेस वर्क करके। लेकिन जब जो निबंध ऐसे लिखा जाता है उसमें पूरी ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है उन सारी पर्सनालिटी का वो टेस्ट हो जाता है। यूपीएससी में भी ऐसा ट्रेंड है कि 250 मार्क्स का एक पेपर ही ऐसे का है, और सेम बीपीएससी में भी हो गया है। तो ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें कि कर सकते थे, तो देखते हैं। बीपीएससी तो बहुत सारे प्रयोग किया जा रहा है, बीपीएससी के जो नए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बने हैं इनके द्वारा। तो देखिए आप लोग एक सेपरेट लेक्चर और सारे सिलेबस पे और कौन कौन सी चीज़ें हम ज़रूर बनाना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप लोग उस चीज़ को भली भांति समझे जाने। और ख़ास करके जो ग्रामीण स्टूडेंट हैं, जो गांव देहातों से आते हैं, जो शहरों में नहीं जा सकते हैं, उनके जो पेरेंट्स के जो आर्थिक स्थिति है उनको अलाउ नहीं करती है कि वो शहरों में जा कर के रहें, वहाँ जा कर के पठन पाठन अच्छे तरीके से कर सकें। उनके लिए मेरा इनिशिएटिव है कि आप चुपचाप, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एक मोबाइल है, तो आप और अच्छा कनेक्टिविटी रखें। डाटा यूज़ तो लगभग सब करता है, रील्स देखने में या फेसबुक चलाने में या सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चीज़ें देखने में, अनर्गल मूवीज़ देखने में। इससे अच्छा है कि आप जो इस यंग एज के जो लोग हैं, खास करके 18 से 25 वर्ष के जो लोग हैं, इस एज में आप भटके नहीं। और आप ये ना कहें, कोई बहाना ना बनाएं कि मेरे पास साधन नहीं था, सुविधा नहीं था तो हम नहीं चले गए। ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट के द्वारा पढ़ाया जाता है, वहाँ खुद मैंने इनरोल किया है, खुद वहाँ खुद पढ़ रहे हैं, खुद प्रिपरेशन में हैं हम, और अच्छी जगह पोस्टेड हैं हम अभी। तो इन सारी चीज़ों को हम चाहते हैं एक इनिशिएटिव के थ्रू, एक पहल के थ्रू, कि इन सारी चीज़ों का आप स्वयं लाभ उठाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।